हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल के लिए रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस होंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपको हर एक तरह के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो इसी का एक मिक्स पार्ट मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ। एक और पार्ट मैंने इसका दिया था, 8वां पार्ट जो पार्ट था आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूँगा कॉर्नर पे, आप जा करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर अगर कहीं दिक्कत होती भी है तो मैं जो इंग्लिश में लिखा रहता हूँ हिंदी में समझा ही देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके सामने है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करिए, जिससे सारी जो अपडेट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो आपको सब कुछ मिलती रहेगी। अगर आप वेबसाइट पे नहीं गए हैं तो बहुत सारा कंटेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे आप जा करके देखिए, बहुत सारी पीडीएफ आपको मिलेगी, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको वेन डायग्राम करके भी पूछा जाता है, जिसमें केवल सर्कल सर्कल सी बने रहते हैं। ओके, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में भी कई बार मतलब हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, और आपके एसएससी सीएचएसएल में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इतना टफ क्वेश्चन ये होता नहीं है। इसमें बस होता क्या है कि आपको जो आपका कंसंट्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से दिखनी चाहिए। थोड़ा सा भी कहीं आपने कंसंट्रेशन अगर लूज़ किया, फोकस लूज़ किया, तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन गलत हो जाता है। ओके, तो इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द लाइक्स ऑफ पीपल इन ऑफिस। किसी ऑफिस में कुछ लोगों की पसंद जो है उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है ये डायग्राम। जैसे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण जो ये त्रिभुज है, ये क्या बताता है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको टी पसंद है। वहीं पे अगर रेक्टेंगल की बात करें, आयत, तो ये बताता है ऐसे लोग जिनको कॉफ़ी पसंद है। और जो सर्कल है, वृत्त, ये क्या बताता है, ऐसे लोग जिनको ग्रीन टी पसंद है। ओके, तो ये जो आपको डेटा है, जैसे अगर मैं कहूँ कि इसमें से कॉफ़ी किसको पसंद है, तो आप केवल जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, केवल इसके अंदर देखेंगे जो नंबर है उतने लोगों को टी पसंद है। ये कभी भी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इनके जो यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कॉफ़ी को ये रेक्टेंगल से दिखाया गया है, तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा। इसी में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, और पहले सवाल के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें बताऊँगा जो सवाल पढ़ते हुए आपको ध्यान में रखनी है। लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु लाइक कॉफ़ी टू दोज हु लाइक टी। आपको बताना है उन लोगों की संख्या का अंतर जिनको कॉफ़ी पसंद है या फिर जिनको टी पसंद है। मतलब कॉफ़ी और टी जिन लोगों को पसंद है उनकी संख्या में अंतर कितना है। ओके, तो जब क्वेश्चन इस तरीके से लिखा रहेगा तो आपको देखना क्या है कि कॉफ़ी कहाँ पे है, रेक्टेंगल में है। तो रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको ऐड कर लेना है। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है ये समकोण त्रिभुज, तो इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको ऐड कर लेना है। ओके, अगर यही सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाता, इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती कि वो केवल इस 15 को लेंगे जो कि बाहर है। ये तब आप लेते जब ऐसे लिखा होता हु ओनली लाइक कॉफ़ी। ओके, जो जिसको केवल पसंद है क्या, कॉफ़ी। तो अगर किसी के सामने ओनली लिखा है तभी आप उस नंबर को लेंगे जो किसी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है। बाकी तो आप देखिए जैसे 17 है, ये ओवरलैप हो रहा है, ये रेक्टेंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है। 26 देखिए तो तीनों के अंदर आ रहा है। ओके, तो ये ओवरलैप हो रहा है। ओके, लेकिन अगर ओनली लिखा रहेगा तो ओनली का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको केवल और केवल कॉफ़ी पसंद है और कुछ नहीं पसंद। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 17 को देखें, 17 ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है, रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है तो कॉफ़ी पसंद है, और सर्कल के अंदर भी आ रहा है, इसका मतलब टी भी पसंद है। मतलब इस 17 में ऐसे लोग हैं जिनको कॉफ़ी भी पसंद है और टी भी पसंद है। लेकिन अगर हम इस 15 की बात करें तो ये केवल ऐसे लोग हैं जिनको केवल और केवल कॉफ़ी पसंद है, ना तो टी पसंद है ना तो ग्रीन टी पसंद है। ओके, तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ पे नंबर ना दिख करके अल्फ़ाबेट भी लिखा रहता है, जैसे इसको ए लिख देगा, इसको बी लिख देगा, इसको सी लिख देगा, तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो कैसे निकालेंगे अब अंतर, तो हमको क्या निकालना होगा कि जितने लोगों को कॉफ़ी पसंद है उसका हम निकाल लेंगे टोटल। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, कॉफ़ी का मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल, मतलब हम 15, 17, 26 और 23 इसको ऐड कर लेंगे। 19 को करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल से 19
बाहर है, ना तो 21 को करेंगे ना तो 18 को करेंगे। ओके, तो ऐड कर लीजिए 17 और 15 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 में हम 23 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 में हम 26 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 20 81, कितना आ जाएगा, 81। फिर अब हमको निकालना है कि टी कितने लोगों को पसंद है। ओके, टी देख लेते हैं। तो टी का मतलब क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें 26 तो आएगा ही आएगा, 19 भी आएगा और 18 आएगा। 23 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल इससे बाहर है। तो ऐड कर लेते हैं। 26 में हम 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। ओके, तो ये आ जाएगा 63। अब हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना, मतलब घटा लेना है। 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना डिफरेंस आ गया, 18 का। डी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कॉफ़ी और ग्रीन टी दोनों पसंद है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉफ़ी वाला जितने नंबर हमने पहले ही निकाल रखा है, अब ग्रीन टी वाले जितने नंबर हैं उसको ऐड कर लेते हैं और फिर वहाँ से हमको आंसर मिलेगा। नहीं, यहाँ पे आपसे पूछा है ऐसे कितने लोग हैं जिनको दोनों पसंद हैं, बोथ जिनको पसंद है कॉफ़ी और ग्रीन टी। मतलब आपको केवल वही नंबर लेना है जो दोनों में ओवरलैप हो रहा हो। ओके, ग्रीन टी को हम सर्कल से दिखा रहे हैं, मतलब हमको ऐसे नंबर को लेना है जो सर्कल के अंदर भी हो और ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसके अंदर भी हो। मतलब जो इस पार्ट में नंबर आ रहे होंगे जो दोनों के साथ ओवरलैप हो रहे हैं वो केवल लेने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर होगा। 17 ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी सर्कल के अंदर भी। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 17। 26 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये भले ही ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आ रहा हो, इससे नहीं लेना देना, ये आपको पता है ये रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है ना, तो आप ले लेंगे। ओके, ये 26 ले लेंगे। फिर ये लिखा रहता क्या, 23। अगर यहाँ पे 23 ले सकते हैं क्या, हाँ 23 ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप बस वो कन्फ्यूज़ होइएगा, अगर यहाँ पे लिखा होता हाउ मैनी पीपल ओनली लाइक कॉफ़ी एंड ग्रीन टी, तो ओनली अगर होता तब इस 26 को हम एक्सक्लूड कर देते, क्योंकि ये जो 26 होते इनको कॉफ़ी और ग्रीन टी के साथ साथ यहाँ पे टी भी पसंद थी, तो हम इस 26 को नहीं लेते। तो ओनली का केस आया नहीं है, तो हमको इसको सबको लेना पड़ेगा। तो हम ऐड कर लेते हैं 26 और 23 कितना हो जाएगा, 49। 49 में हम 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 66। तो ये आ जाएगा सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्या वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसी के अनुसार आपके आंसर बनने हैं। अगला सवाल है हाउ मैनी पीपल हु लाइक टी ऑल्सो लाइक ग्रीन टी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको टी पसंद है लेकिन उसके साथ साथ ग्रीन टी भी पसंद है। ओके, ये ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया हुआ है। ओके, यहाँ पे बस इसकी भाषा बदल दी गई है और जो यहाँ पे कंटेंट्स हैं उनको बदला गया है। टी के साथ आपको क्या लेना है, ग्रीन टी। मतलब टी का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और ग्रीन टी का मतलब सर्कल, मतलब जो सर्कल के अंदर हो और इस जो ट्रायंगल के अंदर हो। तो कौन सा नंबर ऐसा है, एक तो 26 है और दूसरा कौन सा है, 19 है। ध्यान रखिए 19 ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और सर्कल के अंदर भी। 18 होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये केवल और केवल ट्रायंगल के अंदर है, ये सर्कल के अंदर नहीं है। तो 26 और 19 ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा, 45। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो 3 नंबर के सवाल इसके कम से कम आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और ऐसे ही आपके एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो अगर ये आपको करने आता है तो बड़े आसानी से 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अब यहाँ पे आपको मिसिंग जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं उनका पता लगाना है सीरीज में, कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा। तो ये जो सीरीज होती है ये आपकी नंबर सीरीज भी हो सकती है, ये जो सीरीज है ये नंबर सीरीज भी हो सकती है, नंबर लिखा रह सकता है। इसके अलावा ये अल्फ़ाबेट सीरीज भी हो सकती है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज है, कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी है। आपको जहाँ से सीरीज शुरुआत हो रही है आपको बस ये देखना है कि वो सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, F लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, H लिखा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, F के बाद क्या आता है, G आता है और G के बाद H आता है, मतलब एक का गैप है यहाँ पे। F फिर एक का गैप फिर H आ गया। फिर H के बाद क्या आता है, L आता है, नहीं, H के बाद L तो नहीं आता। H के बाद आता है I के बाद आता है J, तो J तो यहाँ पे लिखा है। फिर एक स्थान छोड़ करके फिर आता है K आता है, फिर उसके बाद आता है L। मतलब यहाँ पे गैप केवल एक एक का है लेकिन लिखा है इसको सीधा और उल्टा जा रहा है।
फिर अगला देखिए एल के बाद क्या आता है, तो एल के बाद आता है एम और एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ का गैप है, फिर क्या आएगा पी, ये लिखा गया है। पी के बाद क्यू का गैप है और क्यू के बाद क्या आता है आर, तो ये लिखा हुआ है। आर के बाद यहाँ पे एस का गैप है और एस के बाद टी आ रहा है। मतलब एक एक का गैप छोड़ करके ये सीरीज आगे बढ़ रही है। बस यहाँ पे लिखा क्या गया है, ये सीधा है तो ये रिवर्स करके लिखा गया है, ये सीधा है फिर ये रिवर्स, तो अगला जो नंबर होगा वो सीधा होगा। तो टी के बाद आपको देखना है, टी के बाद एक का गैप छोड़िए, यू के बाद क्या आएगा, ये आएगा वी, वी के बाद एक का गैप आएगा डब्ल्यू का, फिर क्या आएगा एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा वी एक्स, इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, अगला सवाल थोड़ा सा इसी का कह सकते हैं एक एडवांसमेंट है, कठिन नहीं है, बस इसमें यहाँ पे 2 की जगह 4 लेटर्स का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी आपको बताना है मिसिंग सीरीज में यहाँ पे क्या आएगा। कैसे सॉल्व होगा, सेम एज जैसे हमारा पहले सॉल्व हुआ था। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ये खुद से भी सॉल्व हो सकता है मतलब इंटरनली कि ए के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, जी आ रहा है, जी के बाद एम आ रहा है, एम के बाद एस, एस के बाद वाई। आप ये देख लीजिए इनके बीच का गैप कितना है। ए के बाद जी आ रहा है, ए का 1 होता है गैप, फिर उसमें से +6 ऐड करेंगे तो जी आ गया। जी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एम आ रहा है, जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है 7 और एम का मतलब होता है 13, फिर +6 ऐड कर रहे हैं, फिर एम में हम +6 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 का मतलब होता है एस, इसमें हम +6 ऐड करेंगे, 19 और 6 25 होता है, तो ये आ गया। फिर अब यहाँ पे एक सी आ रहा है, सी की शुरुआत कहाँ से हुई, आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ए था तो ए के बाद एक का गैप छोड़ करके फिर क्या आ गया, सी आ गया। ओके, फिर सी के बाद आप देखिए 6 3 9 +6 फिर से होना शुरू हो गया, तो आपको पता चल जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा इसको मिटा दिया मैंने, रहने देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये +6 है। ओके, लिखा रहने देता हूँ समझने के लिए। और फिर ये ए के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है +1। अब आप इसको अगर सीरीज के बाहर ले जाकर के देखिए, मतलब जो यहाँ पे एक वर्ड है उसके बाहर ले जाकर के देखिए, ए के बाद +1 किया है तो क्या है, सी आया है। जी के बाद आप +1 करिए, क्या आ जाएगा, आई आएगा। एम के बाद आप +1 करिए तो ओ आएगा, एस के बाद आप +1 करिए तो यू आएगा, वाई के बाद +1 करिए तो ए आएगा। अब आप कहेंगे वाई तो होता है 26, इसमें +1 करेंगे तो आएगा 27 और ए इज इक्वल टू होता है 1, कहाँ से ए आ जाएगा, कुछ गलती है, बिल्कुल सही। बस आपको यहाँ पे ये समझना है कि इसमें गलती क्या है। गलती ये है कि आपने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है। ये जो हम सीरीज पढ़ते हैं या फिर अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं वो कभी भी A to Z नहीं होती है। ओके, ये हमेशा रिवर्सली चलती है, A to Z चलेगी तो Z to A चलती है। ओके, जैसे अगर कोई नंबर रहे, मान लीजिए 2 नंबर को ऐड किया गया उनके पोजीशंस को और आ गया रिजल्ट उसका 28, तो बताइए 28वें जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, कोई नहीं। तो आप इसको कैसे ब्रेक करते हैं, आप इसको 26 + 2 में ब्रेक करते हैं। 26 का मतलब Z और 2 का मतलब क्या आ जाएगा, B। तो ये क्या नंबर होगा, ये मतलब अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, B होगा। ओके, ऐसे आप इसको ब्रेक करते हैं। तो याद रखिएगा ये सीरीज कभी भी एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफ चलती है, A to Z और Z to A। ओके, हमेशा इंटरलिंक्ड ये चलती है। ओके, फिर आगे देखिए, C के बाद एक का गैप छोड़ेंगे E आ रहा है, फिर एक का गैप छोड़ेंगे K आ रहा है, फिर एक का गैप छोड़ेंगे Q आ रहा है। मतलब एक एक का गैप छोड़ते हुए सीरीज आगे बढ़ी है। तो यहाँ पे E है तो E के बाद आप एक का गैप छोड़िए, F के बाद क्या आता है, वो आता है G आता है। G देखिए कहाँ पे है, पहले और तीसरे में है, तो दूसरे और चौथे को एलिमिनेट कर दीजिए। K के बाद क्या आता है, K के बाद आएगा L, L के बाद क्या आएगा, M आएगा। G के बाद M कहाँ पे है, तो केवल पहले में है, यही आपका सही आंसर हो गया, तीसरा गलत हो गया। याद रखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग को सॉल्व करते हुए आपके पास कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा और आप 1-2 लेटर्स ही अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बाकी के आंसर उसके एलिमिनेट हो जाते हैं, एक ही आंसर बचता है, वही उसका सही आंसर होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि पता नहीं सही है कि नहीं सही है तो आप अपनी संतुष्टि के लिए और आगे बढ़ सकते हैं और खुद से उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि हाँ वही आंसर आ रहा है या फिर कुछ गलत आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए Q के बाद एक का गैप छोड़िए, क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। W के बाद एक का गैप हम छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। C के बाद एक का गैप छोड़िए, E आ जाएगा, वही का वही आ जाता है। ओके, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला प्योर आ जाता है ऐसे कि अगर यहाँ पे लिखा है दिल्ली और इसको इस तरीके से कोड किया गया है तो बताइए नोएडा का कोड क्या होगा। तो जब इस तरह का सवाल आता है, इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। एक तो ये कि दिल्ली लिखा गया, ये हो गया। दूसरा सवाल आएगा कि दिल्ली को अगर ये लिखा जाता है और नोएडा का भी कुछ कोड होता है यहाँ पे, फिर आपसे पूछा जाता है कि गुरुग्राम जो है उसको कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो ऐसा जो सवाल होता है वो ज़्यादातर तभी बनता है, मतलब यहाँ पे जितने भी लेटर्स होंगे वो आपको इन दोनों में से मिल जाएंगे,
तभी ये आपका बनेगा। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तब आपको आगे चलना है, उनके वैल्यूज़ को देखना है, उनका जो अल्फ़ाबेट में पोजीशन है उसको देखना है, वो आपका आएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। यहाँ पे आपका केवल सिंगल दिया गया है, दिल्ली का कोड ये है तो नोएडा का बताओ। तो कैसे करेंगे, आप इसको केवल लिख लेंगे, जो भी यहाँ पे लेटर्स लिखे गए हैं आप इसको लिख लीजिए और उसके नीचे उसका जो कोड लिखा गया है उसको आप लिख लीजिए। ओके, ये हो गया इसका कोड। अब इसको कैसे डिकोड करना है, तो डिकोड करने का तरीका आपका आसान है। आसान कहने का मतलब कि आपको करते करते बहुत आसान लगेगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। अब ये जो डी है ये आपका कनेक्टेड हो सकता है इधर से भी, और ऐसा हो सकता है कि ये इधर से भी कनेक्टेड हो। ओके, मतलब उल्टी सीरीज भी हो सकती है और सीधा सीधा भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा, तो इसका पता चलने का तरीका ऐसा कुछ नहीं, आपको कहीं ना कहीं से एक जगह से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अगर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका डी लिखा गया है और ये है क्यू। ओके, इनके बीच का आप डिफरेंस देखिए कितने का है, तो डी कितने पे आता है 4 पे और क्यू कितने पे आता है 17 पे, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ प्लस में 13 का। यहाँ पे देखिए क्या है 5 है और यहाँ पे क्या आता है आर है, आर का मतलब कितना होता है 18 का होता है, डिफरेंस कितने का आ गया 13 का। यहाँ पे क्या है 12 और यहाँ पे होता है 25 और ये डिफरेंस कितने का आ गया 13 का। ये 12 25 और ये सब समझ रहे हैं ना क्या मैं कह रहा हूँ। इसको मैंने पिछले वीडियो 8वें में बताया था कि ये सब अल्फ़ाबेट में इनकी पोजीशंस हैं और इनको आपको याद रखना होगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कुछ बनाना ना पड़े और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, एच की पोजीशन होती है 8 और यू की पोजीशन कितनी होती है 21 और आपको पता है इनके बीच का डिफरेंस अब कितना हो जाएगा 13 का। इसी तरह ये 9 हो गया, ये v है, v का मतलब कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा प्लस में 13, मतलब सब में देखिए तो 13 का ये डिफरेंस आ रहा है। तो आपको बस अब नोएडा में भी आपको यही करना है, आपको क्या लेना है 13 का डिफरेंस लेना है और आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 14, 14 में आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। अब आप कहेंगे 27वें नंबर पे कौन आएगा, तो 27 को आप कैसे ब्रेक करेंगे 26 + 1, तो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a। ओके, 26 का मतलब जेड से एक आगे क्या आएगा a आएगा। फिर ये आपका आ जाता है ओ का मतलब कितना होता है 15, 15 में आप 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आएगा। अभी बताया था ना 28 का मतलब क्या हो जाएगा 26 + 2 आ जाएगा कितना b, ये हो जाएगा 9। अभी देखा था आई का उल्टा क्या होता है, मतलब आई के लिए प्लस में 13 करने पे क्या आया था v आया था। ये डी का मतलब क्या हो गया 4 हो गया, 4 के लिए क्या आया था q आया था। ये ए हो गया, ए का मतलब क्या हो जाएगा +1 और प्लस में 13 करेंगे, यहाँ भी सब जगह 13 ही है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, मतलब n आ जाएगा। तो ये तो मैंने सीधा सीधा सॉल्व कर दिया। अगर हम इसको एक एक करके सॉल्व कर रहे होते तो हमको ये पता चलता कि जैसे ए आता फिर बी आता तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होता, और जैसे ए आता चौथा वाला ऑप्शन भी नहीं होता, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। फिर ए बी वी तो यहाँ तक सेम था, फिर यहाँ पे क्या आता यहाँ पे देखिए ए वी बी आया है और यहाँ पे ए बी वी आया है। ओके, बी जैसे ही आता आपको पता चल जाता है यहाँ पे कि ये जो दूसरा है और तीसरा है, यहाँ पे 3 तो ये आपके सेम आ रहे हैं। अच्छा, या ऊपर ये तो गलत हो गया था, दूसरे और तीसरे में यहाँ तक तो सेम था, फिर जैसे ही क्यू आता आपको पता चलता है इसका सी वाला ऑप्शन ही सही है क्योंकि यहाँ पे एन आ रहा है, ये गलत है। ओके, तो ये इसको करने का तरीका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका लिखा हुआ इसी तरह का है, लिखा हुआ है वायलिन और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए गिटार को कैसे लिखा जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी आप यही काम करेंगे कि आप जो भी लिखा हुआ है कोड उसको आप लिख लीजिए, जैसा भी उसका कोड है। ओके, फिर आप उसको जल्दी से जल्दी डिकोड करने का प्रयास करिए, समझिए कहाँ से हो रहा है। मान लीजिए वायलिन है, इसका नंबर कितने पे आता है, वी है तो ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, जे है तो ये क्या हो जाएगा, जे तो 10 होता है। ओके, ये कितना हो जाएगा 10। इनके बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, तो ये है -12 का, इसमें से -12 करेंगे तभी तो 10 आएगा। ठीक है, ये क्या है 9 है और एस कितना होता है 19 होता है। ओके, तो 9 में अगर हम 10 जोड़ दें तो ये क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ओ है मतलब कितना है 15 है, और ये क्या हो गया जी हो गया, जी का मतलब क्या हो गया 7, मतलब हम क्या करें इसमें से 8 घटा दें। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया आर का मतलब हो जाएगा 18 से, प्लस में हम 6 करेंगे। अब आप देख रहे हैं सीरीज कैसे बन रही है आपकी, ये माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, फिर से अब यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। और कैसा हो रहा है 12 10 8 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। चाहे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 9 होगा तो ये 5 होगा तो -4 करने पे आएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये कितना है 16 तो +2 करके आएगा। तो ये सीरीज आपकी बन रही है। तो हम गिटार को भी कुछ इसी सीरीज पे लगाते हैं। ओके, गिटार हमने ऐसे लिख लिया। अब ये जी है, जी का मतलब क्या हो जाएगा 7, 7 में हम -12 करेंगे, यहीं पे दिक्कत फंसेगी। 7 में हम -12 करेंगे तो क्या होगा,
अब आपको पता है कि अगर आप जी में से -6 कर दीजिए तो ए आ जाएगा, ओके, -7 कर दीजिए तो जेड पे पहुंच जाएगा। याद हमेशा ये रखिएगा कि ए के पीछे क्या आएगा, जेड आएगा, और जेड के आगे क्या आएगा, ए आएगा। एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये जो आपकी सीरीज है इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती है, कौन किसके आगे कौन किसके पीछे, उसके चक्कर में मत पड़िए। तो ए से पीछे जैसे ही हम आएंगे जेड आ जाएगा। मतलब आपको करना क्या है कि जेड से -5 कर लेना है, ओके। 7 तक आपने माइनस किया तो ए तक चला गया, ओके। 7 है, 7 में से 7 घटा दीजिए तो ये कहाँ पे पहुँचेगा, अगला नंबर क्या होगा, जेड होगा। अब जेड में से आप 5 और घटा दीजिए तो जेड का मतलब कितना आता है 26, माइनस में कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 21। 21 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा u। फिर से यहाँ पे u है तो u का मतलब 21 से ही होता है, और इसमें हमको अब 10 ऐड करना है, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 का मतलब 26 + 5, 26 + 5 का मतलब क्या हो जाएगा, e आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे क्या है, i है, i का मतलब 9 हो जाएगा। 9 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा a। देखते रहिए कहीं पे आपको मिल रहा है क्या, u e a पहले और तीसरे में मिल रहा है, मतलब दूसरा और चौथा तो गलत हो जाएगा। फिर t है, t का मतलब क्या हो जाएगा, t का मतलब हो जाएगा प्लस में 6, मतलब ये क्या है 20 होता है, 20 में +6 करेंगे 26 का मतलब क्या हो जाएगा z। तो u e a यहाँ पे w है गलत, ये a वाला सही हो गया, यहाँ पे क्या है z है, ओके। तो a वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। चाहे आप पूरा करके देख लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करेंगे समय बचेगा, उसी समय को किसी और क्वेश्चन में लगाइए। अगला सवाल है, इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज पीपल इज रिटन एज दिस एंड टायर्ड इज रिटन एज दिस, देन हाउ ट्रिपल्ड बी रिटन इन दैट कोड। मतलब कह रहे हैं कि अगर पीपल को इस तरह लिखा गया है और जो टायर्ड है उसको इस कोड में लिखा गया, तो बताइए ट्रिपल्ड जो है उसको कैसे लिखा जाएगा। इसी की मैं बात कर रहा था। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप ये देखिए कि जो तीसरा वर्ड आपसे पूछा जा रहा है वो इन्हीं दोनों के जो लेटर्स हैं इन्हीं को मिला करके बना है क्या, जी हाँ। आप देखिए इसमें कोई भी ऐसा नया लेटर नहीं आया होगा जो इन दोनों में ना मिले। टी यहाँ पे है, आई आर यहाँ पे है, पी तो यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, और यहाँ पे है, और डी यहाँ पे है, ओके। तो जब भी ऐसा सवाल दिखेगा तो आपको कुछ भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन नंबर कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको एज इट इज़ बस आपको देखना क्या है कि जहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको उसी का कोड बस लिखते हुए चले जाना है। अब आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे लिख देता हूँ एक मैं, जैसे लिखा है पीपल, ओके। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होती है उसको ही दूर करना है, बाकी तो आसान होता है, ओके। अब ये इसका कोड है। अब पी का जो कोड है वो एस है या फिर आई है या तो एल है या तो एस है, एच है या फिर आई है। कैसे पता चलेगा कि पी का कोड क्या है, ओके। जनरली ऐसा होता है, हमेशा कह सकते हैं 99% केसेस जब भी इस तरह के सवाल रहते हैं तो जो उसके सामने का वर्ड होता है वही उसका कोड होता है, ओके। लेकिन आप कहें अगर 99% होता है तो हमारा 1% में वही आ गया जो हमने सोचा नहीं था, तो क्या करेंगे, उसका भी सोल्यूशन है। आप ये देखिए कि इन दोनों में कॉमन वर्ड या कॉमन लेटर क्या है, इन दोनों में कॉमन लेटर क्या है, तो वो आता है ई। यहाँ भी है और यहाँ पे तो 2 बार है। अब हम ई का अगर कोड देखें, ई का कोड अगर हम सामने से निकालते हैं तो ये क्या आता है, आई आता है, ओके। यहाँ भी आई है और यहाँ भी देखिए क्या है, आई ही तो है। अगर ये कुछ और होता, मान लीजिए ई का कोड इधर से हम चल रहे होते कि पी का कोड आई है तो ई का कोड एच है, अगर ई का कोड एच होता तो एक बार एच और रिपीट होना था, हुआ है क्या, नहीं हुआ है। यहीं से आप समझ जाइए। मान लीजिए यहाँ पे आप कहते हो अगर यहाँ पे 2 बार है तो ठीक है, एक बार ही होता, मान लीजिए ये स्पेलिंग पूरी सही नहीं है फिर भी इतना ही होता, तो क्या करते, तब देखते आप ई यहाँ भी है और टायर्ड में भी है, तो अगर ई के सामने का कोड आई है तो इसका मतलब यहाँ पे ई है, तो हम पीछे से दूसरा देखें इसका कोड क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, आई ही मिल रहा है। तो यहीं से आप समझ जाते हैं कि इसके सामने के कोड क्या हैं, बस सामने के सामने कोड आपको दिए गए हैं वैसे ही लिखना है। अब जो ट्रिपल्ड है इसको करना आसान है, आपको इसको लिखना भी नहीं है, केवल देखिए टी यहाँ पे पहला है, यहाँ पे पहला कोड क्या है वो है सी, तो आप लिख लीजिए सी। फिर यहाँ पे आता है आर का कोड यहाँ पे क्या है देखिए, तो ये थर्ड वाला है, तो यहाँ पे आ जाता है डी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी, ओके। यहाँ पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे है, इसमें आकर के चेक करेंगे यहाँ पे थर्ड पे है। फिर है आई यहाँ पे है सेकंड पे, तो इसका सेकंड का कोड क्या है, तो ये है के, तो यहाँ पे हमने के को लिख दिया। फिर क्या आ जाता है, CTRI हो गया, फिर डबल पी आ गया, मतलब डबल एस आ गया। अब यहीं से आप चेक करिए, पहले में तो CD डबल एस है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, और CD अच्छा चौथे में भी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे चार में से केवल एक ही एलिमिनेट हुआ, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, एल है,
एल का कोड क्या होगा, यहाँ पे लास्ट से सेकंड है तो यहाँ पे देखिए क्या है, एच है तो यहाँ पे एच लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एस के बाद आई है, ये नहीं होगा, एस के बाद पी है, ये भी नहीं होगा, फिर एक ही बचा कौन सा, आखिरी वाला, यही इसका सही वाला कोड होगा और यही आपका आंसर है। ओके, बात समझ में आई, बड़ा आसान था। अगला क्वेश्चन चलिए लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये है आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। थोड़ा सा आप कह सकते हैं लेवल मैंने बढ़ा रखा है इसीलिए, ताकि आप अगर इस लेवल के क्वेश्चन करें एग्जाम में आपको आपके सामने जो क्वेश्चन आए वो काफ़ी ज़्यादा आसान लगे। ये भी आसान ही है करने में, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर रहेंगी जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जो कंडीशंस हैं उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे हिंदी में। ऊपर क्या लिखा हुआ है कि 8 फ्रेंड हैं ABCD PQ R और S, जो किसी सर्कुलर टेबल के, मतलब किसी गोली सी टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और इन 8 के बीच में जो दूरी है वो क्या है, समान है, ऐसे। ओके, और इनमें से कुछ का चेहरा बाहर की तरफ है और कुछ का चेहरा अंदर की तरफ, मतलब मान लीजिए ये ऐसे बाहर देख रहा होगा तो ये अंदर देख रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसे अल्टरनेटिवली ही होगा कि एक बाहर एक अंदर, नहीं, हो सकता है 2 अंदर देख रहे हो, बाकी के सारे क्या देख रहे हो, बाहर देख रहे हो। जब सम लिखा रहे तब इसका मतलब ये हो सकता है कि 6 बाहर देख रहे हो, 2 अंदर देख रहा हो, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 4 अंदर देख रहे हो, 4 बाहर देख रहे हो। ओके, तो अपने से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, जो लिखा गया उसी पे हमको चलते रहना है। अपने से कुछ अज्यूम करेंगे तो फिर वो गड़बड़ी पैदा करेगा। अब चलिए कंडीशंस को देखते हैं और कंडीशन के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे सर्कुलर टेबल सी बना लेता हूँ और उसमें 8 लोगों के बैठने की जगह हो जाए। ओके, अब सॉल्व करते हैं। पहला जो कंडीशन क्या है, लिखा हुआ है D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A, कि जो D है वो A के राइट में तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अगर सबका मुंह एक ही तरफ होता, चाहे बाहर या तो अंदर, तब तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते, A को लेते और फिर बैठाना शुरू करते। लेकिन अभी हमको पता नहीं कि A जो है इनवर्ड फेसिंग है या फिर आउटवर्ड, क्योंकि अगर इनवर्ड फेसिंग होगा तब तो इसका राइट इधर की तरफ होगा, आपके राइट की तरफ। अगर ये बाहर की तरफ फेस कर रहा होगा तब इसका राइट ठीक आपका उल्टा होगा। तो इसीलिए हम ए को यहाँ पे बिठा नहीं सकते, तो इसको कंडीशन के तौर पे दिखाना होगा। अब कंडीशन इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि आप ए लिख लीजिए। अब आपको पता है ये आर को आपको बिठाना है, आर नहीं डी है, डी को बिठाना है और इसके राइट में थर्ड पोजीशन पे बिठाना है। आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि अगर ए जो है आउटवर्ड इस तरह डायरेक्शन में देख रहा है तो ए का राइट आपका ही राइट हुआ, तो 1 2 तीसरे पोजीशन पे डी बैठा हुआ है। जो भी नोटेशन आपको सही लगे उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। इसका कोई ऐसा रूल और रेगुलेशन नहीं है। इसको सर्कल मैंने इसलिए किया हुआ है डायरेक्शन को, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, अज्यूम्ड है। ओके, या फिर आप ऐसे ही देख लीजिए कि ए जैसा भी होगा डायरेक्शन, उसके राइट में थर्ड पे डी बैठा होगा। अगला क्या है देखते हैं, लिखा हुआ है बोथ ए एंड डी फेस द सेम डायरेक्शन। कंडीशन नंबर 2 कहती है कि ए और डी दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ओके, सेम डायरेक्शन है इनकी। फिर लिखा गया है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड बी। ओके, केवल 3 ही लोग हैं जो कि पी और बी के बीच में बैठते हैं। तो पी और बी के बीच में 3 लोग बैठते हैं, तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया। अब पी और बी को भी हमको नहीं पता कि कौन किसके राइट लेफ्ट में, दोनों तरफ ऐसे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कहेगा सेम डायरेक्शन तो मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होंगे। अगर एक जो है साउथ, मतलब एक आपका अगर इनवर्ड है तो दूसरा भी इनवर्ड होगा, एक आपका आउटवर्ड है तो दूसरा भी आउटवर्ड ही होगा। अगर कहता है अपोजिट डायरेक्शन है 2 को लेकर के, तो एक अगर आपका इनवर्ड होगा तो दूसरा आउटवर्ड होगा। अगर यहाँ पर ये कहता है कि किसी के पड़ोसी आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पड़ोसी एक अगर इनवर्ड देख रहा है दूसरा आउटवर्ड देखेगा, या फिर वाइस एंड वर्सा। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पी इज़ नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए नॉर डी। अब क्या है, पी के बारे में बताया गया कि पी जो है ना तो ए का इमीडिएट नेबर है ना तो डी का इमीडिएट नेबर है। तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पी के दोनों तरफ ए और डी में से कोई नहीं आ सकते। ओके, ए और डी जहाँ भी बैठेंगे उसके अगल बगल पी नहीं आएगा, या फिर पी के अगल बगल ए और डी नहीं आएंगे। फिर लिखा गया बी फेसेस आउटवर्ड। अच्छा, एक चीज़ आपको मिली कि बी का जो चेहरा है वो बाहर की तरफ है, तो बी का चेहरा बाहर की तरफ है तो बी हमने यहाँ पे बिठा दिया, बाहर की तरफ है। अब बी और पी के बीच में 3% का गैप है। अगर 8 लोग रहें और 3% का गैप हो तो हमेशा वो आपस में अपोजिट होते हैं। किधर से भी आप 3 लीजिए, पी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो पी और बी पता चले। फिर लिखा है आर सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, कि आर जो है वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब ठीक बात,
तो ठीक बात बी के ठीक बात लेफ्ट इसका इधर होगा, ध्यान रखिएगा, बाहर की तरफ देखेगा तो लेफ्ट इसका इधर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। फिर आगे लिखा है क्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, कि जो क्यू है वो सी के इमीडिएट राइट में बैठ रहा है। तो हम पांचवी कंडीशन के तौर पे इसको दिखा देते हैं। अब कैसे दिखाएंगे इसको, हम ऐसे ही दिखा देते हैं कि मान लेते हैं कि सी अगर इस तरफ होगा तो सी के इमीडिएट राइट में क्यू बैठ रहा होगा। ओके, फिर लिखा गया नाइदर ए नॉर डी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अच्छा, यहाँ पे हम कंडीशन आगे लिखते हैं। छठी कंडीशन क्या कहता है कि जो ए और डी हैं वो सी के भी भाई पड़ोसी नहीं है, यहाँ से भी निकाला है इनको, तो हम ऐसे दिखा देते हैं। फिर लिखा है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। इसी की बात कर रहा हूँ कि बी के जो दोनों नेबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि अगर आर जो है इनवर्ड होगा तो यहाँ वाला जो होगा आउटवर्ड होगा, या फिर वाइस एंड वर्सा होगा। ओके, समझिएगा। तो यहाँ पे केवल अभी हमको पता नहीं, ना तो आर की डायरेक्शन पता है ना तो दूसरे की, तो आप इसको ऐसे ही दिखा सकते हैं कि एक अगर ऐसे होगा बी का एक नेबर तो दूसरा उसका अपोजिट होगा। फिर क्या लिखा हुआ आगे, लिखा हुआ है एट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, कि जो एस है वो आर के राइट में सेकंड बैठा हुआ है। अब आर किस तरफ फेस कर रहा है, राइट इसका उसी तरफ डिफाइन हो सकता है, दोनों तरफ जगह है एस के बैठने की, तो इसको भी कंडीशन के तौर पे लिखते हैं कि आर के राइट में सेकंड पे कौन बैठा है, एस बैठा हुआ है, ऐसे। फिर लिखा है बोथ आर एंड क्यू फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एस, कि आर और क्यू वही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं जो कि एस फेस कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आर, क्यू और एस इन सब की डायरेक्शन क्या है, सेम है। फिर लिखा गया पी फेसेस डायरेक्शन अपोजिट टू सी, कि जो पी की डायरेक्शन है वो क्या है, सी की डायरेक्शन से अपोजिट है, तो इनकी डायरेक्शन आ गई अपोजिट। तो सारी कंडीशन खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे पोजीशन केवल 3 लोगों की ही यहाँ पे अभी तक आई है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करना आसान है। आपको जो सबसे ज़्यादा गैप हो आपको वहीं से शुरुआत करनी है। जैसे पी और बी से आप कर सकते थे, लेकिन वो पहले से ही डिसाइडेड है। तो आप पहली कंडीशन देखिए, आर और डी के बीच में, या फिर यहाँ पे गैप देखिए कितने का है, 2 का है, या तो आर और एस को ले लीजिए, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो आर और एस को लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। हम ए और डी को अगर लेकर के सॉल्व करें तो हमको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, जैसे ए और डी यहाँ पे नहीं आ सकते। ओके, ए और डी यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि पी के नेबर नहीं हो सकते कंडीशन नंबर 4 के अनुसार। तो यहाँ पे जो बचती है कंडीशन, मतलब जो पोजीशंस हैं वहीं पे हम देखेंगे। मान लीजिए ए अगर यहाँ पे हो तो डी कहाँ पे हो सकता है, 1 2 छोड़ करके यहाँ पे डी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आ नहीं सकता। तो 1 2 छोड़ करके यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से ही आ रहा है, इसका मतलब ए यहाँ भी नहीं आ सकता, ना तो ए आ सकता है ना तो डी आ सकता है। डी को रखेंगे तो भी वही बात होगी। फिर क्या हो सकता है कि ए और डी में से यहाँ पे कोई ना कोई आ जाए। अगर एक यहाँ पे आ जाएगा तो इधर तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन 1 2 का गैप छोड़ करके ए या डी में से कोई ना कोई एक यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी थी, वही थी कि आप ए और डी में से यहाँ किसी ना किसी को रखते तो इधर तो नहीं आता, वहीं पे आता। तो एक ही पॉसिबिलिटी थी। अब ए और डी की अभी पोजीशन नहीं पता है कि ए किधर होगा और डी किधर होगा, लेकिन ये पता है कि इस दोनों जगह पे यही दोनों आएंगे और कोई नहीं आएगा। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप 8वीं वाली कंडीशन को देखिए कि आर एस जो है आर के राइट में सेकंड पे बैठा हुआ है। तो आर के राइट में अगर सेकंड अब आए इधर, तो यहाँ पे ए और डी में से कोई ना कोई आएगा, ये बात पक्की है। तो एस नहीं आ सकता, तो एस कहाँ पे आएगा, एस आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सेकंड पे। लेकिन अगर एस यहाँ पे आएगा तो ये राइट की तरफ होना चाहिए, आर के राइट में होना चाहिए। तो आर के राइट में कब हो सकता है, जब आर का जो फेस हो वो कैसा हो, इनवर्ड हो। ओके, अगर ये इनवर्ड हो गया इसका फेस, तो इसका फेस क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, कंडीशन नंबर 7 के अनुसार। अब अगर ये आउटवर्ड हो गया तो आपको क्या देखना है कि अगर यहाँ पे ए होगा तो और इधर डी होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा। ए और डी के जो डायरेक्शन है वो भी सेम है, ये भी आउटवर्ड ही होगा। तो ए के राइट में डी आ रहा है, तो ए अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ डी हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं। अगर ए यहाँ पे होगा तभी इसका राइट इधर होगा डी, तो हमको ये पता चल गया यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा और यहाँ पे ए रहेगा। समझे कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अब केवल एक ही बचा है, वो क्या है, सी और क्यू। अब देखिए सी और क्यू कैसे आ सकता है, हमको कंडीशन नंबर कौन सी है, कंडीशन नंबर 6 से पता है कि सी जो है ए और डी का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो डी अगर यहाँ पे आ गया तो सी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो सी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो क्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर क्यू यहाँ पे आ गया तो क्यू जो है सी के राइट में होना चाहिए। ओके, तो सी के राइट में कब होगा, जब ये इनवर्ड फेसिंग होगा। जब ये इनवर्ड फेसिंग हो गया और हमको ये पता है कि आर क्यू और एस की जो डायरेक्शन हो क्या है, सेम है, तो ये सारे इनवर्ड डायरेक्शन के हो जाएंगे। और सी और पी की डायरेक्शन आउट, ये अपोजिट है, तो ये आउटवर्ड हो जाएगा।
देखिए सारा बन गया, सबके डायरेक्शंस भी हमको पता चल गए, एक दूसरे से बस कनेक्ट करना था। अंदर वाला ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, अब उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमको करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर क्या पूछे गए। लिखा हुआ है हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग द सेंटर, कितने लोग ऐसे हैं जो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अगला सवाल, व्हाट इज बी's पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सी, कि आपको बताना है बी का स्थान क्या है, किसके सापेक्ष में, सी के सापेक्ष में। विथ रिस्पेक्ट टू जिसके होगा वहाँ से आपको काउंट करना है जिसकी पोजीशन पूछी जा रही है, मतलब आपको सी से बी तक आना है, चाहे आप इधर से आइए चाहे आप घूम करके इधर से आइए, आपको ये बताना है कि बी किस स्थान पे होगा। अगर इधर से आप आएंगे, ओके, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये राइट की तरफ होगा, कौन से स्थान पे, 1 2 तीसरे स्थान पे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो 1 2 3 4 पाँचवें स्थान पे होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें से दिया गया है। सेकेंड टू द राइट गलत, थर्ड टू द लेफ्ट ये भी गलत, थर्ड टू द राइट हाँ तीसरा वाला सही, थर्ड टू द राइट, राइट से तीसरे स्थान पे है। अगला सवाल है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ये रहा डी। अच्छा ये पी है, इसको डी से कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पी है, ओके। तो ये रहा डी, डी के लेफ्ट में हम आए तो ये क्या हो जाएगा बी, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड द वन हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, कह रहे हैं कि बताइए कि आर और उस व्यक्ति के बीच में जो कि पी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, इन दोनों के बीच एकदम बीचों बीच कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है। तो आर तो यहाँ पे हो गया, पी यहाँ पे है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो ये है सी, ओके, इसके लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में। अब आर और सी के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, तो वो है डी, मतलब दोनों से दूरी इसकी क्या है, बराबर है। तो इसका चौथा वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया, ओके। तो ये थे आज के सवाल जो रीजनिंग को लेकर के मैंने आपके लिए बनाए थे। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आए होंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इस तरह के और भी मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँगा। आपको अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसका पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। और आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको और सारे कंटेंट इस तरह के मैं देता रहूँगा। तो अभी इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मैंने अभी नहीं इंक्लूड करी हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी सिलॉजिज्म के क्वेश्चन नहीं लिए हैं, इसमें रैंकिंग ऑर्डरिंग नहीं ले रखा है मैंने, और इसी तरह और भी सारे हैं जैसे ब्लड रिलेशंस के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं लिए। वो सब मैं आगे के पार्ट में कवर करूंगा, इसीलिए अभी नहीं लिया है, ताकि हर एक पार्ट में आपको कुछ नया नया मैं बताता रहूं। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।